ये यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट ये दूसरा कर रहे हैं। आपको पहले से मालूम होगा केमिस्ट्री का जो है यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव का जो है वीवीआई जो है प्रश्न आपका मॉडल सेट इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है क्लास जो है 12th का फाइनल पेपर जो होने वाला है आपका 2024 में, उसी का मॉडल सेट जो है आपका इंटरनेट पर निकाला गया है, जिससे 100% है कि 70 या 60% इसी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 5 सेट आपको बनाया गया है। ठीक है, पाँचों सेट को आप लोग रट जाते हैं तो सारे प्रश्न जो है आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो पाँचों सेटों का सोल्यूशन यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से ये सेट दूसरा है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पहले। ठीक है, यदि उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ये मॉडल सेट दूसरा है, आपको मालूम होगा। ठीक है, पहला हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बना हुआ है प्लेलिस्ट क्लास 12th और केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जो कि गेस किया हुआ प्रश्न खुद बिहार बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी 2 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोगों को कॉपी और कलम लेकर बैठना होगा ताकि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इसको नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, नोट करना इसको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा इसको पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंकल दोष, आपका कह रहा है क्या कि फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है इस प्रकार के दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के दोष कम समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाई जाती है। उदाहरण AgCl या ZnS या CaFe2 या AgBr आदि। ठीक है, देखिए कितना छोटा में जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे उसका उत्तर जो है आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, केवल ये जो है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, कह रहे आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है वह विलयन जो ताप एवं सांद्र सभी पराशरों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, पहला नियम होता है विलय एवं विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, अर्थात डेल्टा H बराबर 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसी में दूसरा नियम कहता है विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, डेल्टा भी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये दोनों नियम आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रासरण दाब का परिभाषा लिखना है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है कि किसी भी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से प्रासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है जैसे पाई बराबर WR/T ठीक है, ये आपका प्रासरण दाब का सूत्र होता है, जहाँ पे आपको लिखा गया है जहाँ M बराबर अणुभार तथा R बराबर गैसीय स्थिरांक। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में क्यों नहीं डाला जा सकता है, तो आपको उत्तर बताना है कि कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में नहीं जमा किया जा सकता है, क्योंकि अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जो जिंक होता है वो जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर Zn+CuSO4 मिलके क्या बना रहा है, ZnSO4 और Cu बाहर निकल जा रहा है। यह दर्शाता है कि जिंक कॉपर से प्रबल अपचायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, नेरस्टर समीकरण E बराबर यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण में R और F क्या है, यहाँ पे जो है R और F जो है इस समीकरण में क्या है ये बताना है। तो नेरस्टर समीकरण में E बराबर इतना में
आर गैस स्थिरांक है जिसका मान जो है आप लोग बता सकते हैं 8.314 जूल के पावर -1 मोल इन्वर्स है। एफ फैराडे स्थिरांक है। एफ क्या है? फैराड स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है 96,500, ठीक है, कूलम्ब पर मोल। टी के केल्विन में तापक्रम है। टी क्या है? केल्विन में तापक्रम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसका मतलब बता दिया है जो वो पूछना चाह रहा था, ठीक है। छठा प्रश्न कह रहा है सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। सेल स्थिरांक का परिभाषा आपको लिखना है, तो सेल स्थिरांक लिख के डैश दीजिएगा। चलकता सेल के लिए L/A का मान नियमित होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसे जी से सूचित करते हैं। सेल स्थिरांक को जी से सूचित करते हैं। जी बराबर क्या होता है? L/A, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा। सेल स्थिरांक का SI मात्रक मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स दोनों होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। इंजाइम क्या है? इंजाइम जो है क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर बताना है कि इंजाइम एक जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो जीवित प्राणी एवं वनस्पतियों की कोशिकाओं से बनते हैं। वास्तविक में ये प्रोटीन हैं जो जातीय प्राणियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैव उत्प्रेरक, जैसे मैं यहाँ लिखा है एंजाइम क्रिया उसका। यूरेनियम देखिए CO2 और NH3 से अभिक्रिया किया, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार है, आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 8वां, PH3 सांद्र वायु के साथ धूम्र बनाता है क्यों? तो इसका जो है उत्तर आपको बताना है कि PH3 सांद्र वायु के साथ क्रिया कर अशुद्ध फास्फोरस बनाता है और वह स्वतः जलती है और मेटाफास्फोरिक अम्ल का सघन सफ़ेद धुआं बनाता है। PH3 प्लस सांद्र अवायु मिलकर क्या बनाएगा? मेटाफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, जो कि सफ़ेद धुआं हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कमरे के ताप पर H2O तरल है जबकि H2S गैस है क्यों? तो बताएंगे कि हाइड्रोजन बंधन के कारण H2O तरल अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? H2 तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए जबकि H2S हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह कौन से तथ्य को आधार बनाकर आप कहेंगे कि सेकेंडरी एक संक्रमण तत्व है। सेकेंडरी जेड जो है वह संक्रमण तत्व है। तो बताएंगे वे तत्व जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षा के में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक वाले तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे समझ गए हैं। SC के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है, अतः ये जो है आपका संक्रमण तत्व होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है Cr तथा Fe में कौन से प्रबल अवकारक हैं, ठीक है, व्याख्या करें। आपको दोनों में से कौन प्रबल अवकारक है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए लिखना है Cr और Fe की अपेक्षा प्रबल अवकारक होता है। Cr जो होता है Fe के अपेक्षा अधिक प्रबल अवकारक होता है, ठीक है। यहाँ यह E0 मानों से स्पष्ट होता है कि E0 Cr बटा Cr2p बराबर इतना वोल्ट एवं इसके बराबर जो है इतना वोल्ट होता है। कारण PD D4 D3 तब बनाते हैं जबकि Cr2 और Cr3 आयनों में परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि D6 और D5 तब बनाया जाता है जब क्या होता है Fe2 और Fe3 आयनों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार को आपको समझना था, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दो समीकरण द्वारा समझा भी दिया गया है, इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 12, आप आंतर संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं?
तो आंतर समकरण तत्व को बताना है। वे तत्व जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 यानी F ब्लॉक में प्रवेश करते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? n-1 F के पावर -1 से 14 के बीच, यानी n-1 और D0 और 1 के बीच, ठीक है, होता है। इसके दो श्रेणियाँ होती हैं, एक होता है लेथेनाइड श्रेणी और दूसरा होता है एक्टिव नाइड श्रेणी, ठीक है। दोनों श्रेणी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है समन्वयी संख्या से आप क्या समझते हैं? तो बताना है उपसंयोजक संख्या संकुलन में केंद्रीय धातु परमाणु बटा आयन से जुड़े लिग्नैंड के कुल परमाणुओं की संख्या को उपसंयोजी संख्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। द्वितंतुर लिगैंड से आप क्या समझते हैं? तो द्वितंतुर लिगैंड को बताना है कि जब लिगैंड में दो दाता परमाणु हो तो उसे लिगैंड द्वितंतु लिगैंड कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में 2 एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 15। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। एल्डिहाइड के यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा गया है, इसका जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 15 ठो पीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अभी आपके जो है यहाँ पे बचे हैं 8 ठो जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न और इसमें का 5 ठो, ठीक है। तो 8 5 13 अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि वो थोड़ा यहाँ पे करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।